कस्टमर इज द किंग। अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस बनाना है तो आपको कस्टमर को हमेशा भगवान बना के रखना है। पर कस्टमर को भगवान बनाए कैसे? बहुत सारे लोग हमेशा प्रोडक्ट बनाते हैं और सोचते हैं कि हम कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं, बट फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं चल पाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि कस्टमर का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसको प्रोडक्ट डिलीवर करने का, उसमें कहीं ना कहीं खराबी होती है। चाहे वो मार्केटिंग हो, जहां पर कस्टमर को हम अवेयर कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट क्या है, या फिर उसको हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है, और या फिर हम बात करके चले आफ्टर सेल सर्विसेज की। अगर हम किसी भी सब्सक्रिप्शन कंपनी की बात करके चले तो 4-5 महीने के बाद में वो प्रॉफिट कमाना शुरू करता है कस्टमर से। तो अगर 4-5 महीने तक कस्टमर टिकेगा ही नहीं तो वो प्रॉफिट बन ही नहीं पाएगा। आज मैं आपको वो इनसाइट सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स यूज करती है, इंटरनेशनल लेवल पे यूज होते हैं, जिसकी वजह से आप एक कस्टमर के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो कहां पर लीकेजेस आ रही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डेलॉयट की एक स्टडी के हिसाब से जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच वाली कंपनीज होती है वो 60% ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है जो कंपनीज फॉलो नहीं करती है इस अप्रोच को। तो अगर आप कस्टमर को खुश रखना चाहते हो ना, तो आपको कस्टमर का पूरा जर्नी मैप बनाना पड़ेगा, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कस्टमर जर्नी मैपिंग। अब ये चीज होती क्या है? कस्टमर जर्नी मैपिंग का मतलब ये है कि हम एक पेपर के ऊपर रफ स्केच बना के देख रहे हैं कि कस्टमर फर्स्ट टच पॉइंट हमारे साथ में कब करता है, कहां पर करता है, और एंड टच पॉइंट वो कहां पर करता है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे, वीडियो को पॉज करना, उसके आंसर्स लिखना और अपना खुद का कस्टमर मैप बनाना। बहुत मजा आने वाला है, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको पता लगेगा आपके बिजनेस के अंदर कहां कहां लीकेजेस है, और अगर आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कहां कहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैसे आइडेंटिफाई करना है उस प्रॉब्लम को। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये बहुत ही सुपर प्रीमियम लेवल की चीजें होती है, ये बहुत महंगे महंगे पेड कोर्सेज के अंदर मिलती है। तो कस्टमर जर्नी मैप को समझने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, तभी तो आपका मन करेगा ना करने का, वरना आप करोगे नहीं। सबसे पहली चीज है आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ेगा। मतलब किसी ने आपसे प्रोडक्ट लिया है, वो खुशी खुशी खुश रहेगा, मतलब लॉयल रहेगा, मतलब बाकी लोगों को लेके आएगा। और अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो जहां पर आप रिकरिंग पेमेंट लेने वाले हो, तो आपको हाई एलटीवी मिलेगा। अब ये एलटीवी क्या होता है, हाई एलटीवी कैसे कंट्रोल किया जाता है, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, आपको रिकमेंड कर रहा हूं उसको देख लेना। पर पहले ये देख लो, जरूरी नहीं है अभी एलटीवी आपको समझना है, वो भी सुपर टेक्निकल वीडियो थी। जिन्होंने देखा कमेंट सेक्शन में बताना वो वीडियो कैसी थी, वो भी प्रीमियम लेवल की वीडियो थी। अब सिंपल सी बात, अगर आपका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा होगा, रिटेंशन अच्छा होगा, तो क्या होगा, आपके पास में कॉम्पिटिटिव एज आएगा। लोग आपसे कंपीट नहीं कर पाएंगे उस लेवल पे। कहते हैं ना, एप्पल का यूजर हमेशा एप्पल का यूजर बन के रहता है, वो एप्पल की डिवाइसेस यूज करता है, क्योंकि एप्पल कोशिश करता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाता है तो वो 10 बंदों को बताता भी है, तारीफ भी करता है और रिटेन भी रहता है। अब सिंपल सी बात, अगर नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, रिटेंशन इंप्रूव हो रहा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, आपके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जो मुझे पर्सनली लगता है, जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली मैप बनाना पसंद करता हूं, वो है लीकेजेस पता लगाना। कहां पर इशू आ रहा है। कई बार क्या होता है, हम बिजनेस में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ है हमको वही आइडेंटिफाई नहीं हो रही होती है। तो आज जो मैं बताऊंगा ना, आपको प्रॉब्लम बकायदा पता लगेगी, कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे वो सॉल्व होगी। तो कस्टमर जर्नी मैपिंग के लिए 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर का पर्सोना बनाते हैं, उसके बाद उसके टच पॉइंट्स को देखते हैं, उसके बाद जो हमारे करंट कस्टमर्स हैं उनकी जर्नी को मैप करते हैं, उसके बाद में कस्टमर का एक्सपीरियंस जज करते हैं, फिर उसके हिसाब से एक नया रिवैम्प वर्जन ऑफ जर्नी बनाते हैं, फिर एक एक्शन प्लान बनाते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद मॉनिटर करते हैं। सिंपल सा तरीका है। अब यहां खत्म नहीं हुआ है, मैं पूरा स्टेप आपको हर एक चीज को डिटेल के अंदर समझाऊंगा, किस टाइम क्या क्या करना है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से मैप बनाया जाता है। तो बिजनेस ओनर्स, स्पेशली एमएसएमई, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले कुछ टाइम के अंदर एमएसएमई की बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हुई है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है डिजिटलाइजेशन। इनफैक्ट अगर मैं 2025 तक की बात करके चलूं तो 43% जो एमएसएमईज है वो प्लान कर रही है अपना डिजिटलाइजेशन बजट बढ़ाने का। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एमएसएमई को ये तो पता है कि उनको डिजिटलाइज करना है अपना बिजनेस, बट उनको ये नहीं पता है कि क्या डिजिटल सॉल्यूशन उनके लिए कामयाब रहेंगे।
तो आज मैं आपको वी बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि वोडाफोन आइडिया का एक एंटरप्राइज आर्म है, जो कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इनके पास में बहुत सारे इनोवेटिव टूल्स है जो कि बहुत सारे बिजनेसेस के लिए है, स्पेशली एमएसएमई। जैसे इनका एक टूल है रेडी फॉर नेक्स्ट डिजिटल असेसमेंट। इस टूल से आप जान सकते हो आपका बिजनेस कितना डिजिटली रेडी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है। यहां पर आपको सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, हिंदी या इंग्लिश के अंदर, जो भी आपको लैंग्वेज प्रेफर रहती है, और आपको एक रिपोर्ट मिलेगी जिसके अंदर आपको पता लगेगा आपका डीएमआई, डिजिटल मैच्योरिटी इंडेक्स, आपका कितना बिजनेस रेडी है डिजिटली। ये आपको बताएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स के लेवल पे आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपको अपने कस्टमर को किस तरीके से डिजिटली टारगेट करना है, आप अपने वर्क प्लेस को कैसे ज्यादा एफिशिएंट करना है, और आप अपने बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस है उसको कैसे कॉस्ट एफिशिएंट और स्मूथ करना है। इसके बाद आपको ये पर्सनलाइज असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं, जहां पर आपको पता लगता है स्पेसिफिकली आपके बिजनेस के अंदर कहां इश्यूज है और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है। इसके अंदर आपको इंडस्ट्री इनसाइट्स के बारे में पता चलता है, और साथ में आपको ये भी पता लगता है कि आपको किस प्रोसेस के लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए, जहां पर आप अपने प्रोसेसेस को और एफिशिएंट बना सकते हैं। इनकी वेबसाइट से आप इंडिया की लार्जेस्ट एमएसएमई ग्रोथ इनसाइट स्टडी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको पता लगेगा एमएसएमई के अंदर क्या क्या चल रहा है। इस असेसमेंट टेस्ट को अभी तक 16 से ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्री वाले यूज कर चुके हैं, चाहे आप आईटी की बात कर लो, रिटेल की बात कर लो, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो। 1.6 लाख एमएसएमई को अभी तक ले चुके हैं। इस स्टडी के अंदर बहुत सारी इंसाइट्स मिलती है, जैसे कि क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं एमएसएमई के अंदर। अब आपको एक स्टैट बताता हूं, जो 80% ऑफ बिजनेसेस है जो कि टॉप 10 एमएसएमई के अंदर आते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को डिजिटली साउंड कराना चाहते हैं, डिजिटल ट्रेंड के लिए अपडेट कराना चाहते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी सूट्स हो गए या फिर डेटा प्रोसेसिंग टूल्स हो गए। तो अगर आप टॉप तक पहुंचना चाहते हो ना, तो आपको अपने बिजनेस को डिजिटली साउंड करना पड़ेगा और आपको नेक्स्ट लेवल जाना होगा। तो आज ही रेडी फॉर नेक्स्ट डिजिटल असेसमेंट दो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्म करो। और आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। तो कस्टमर जर्नी मैप बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है ऑडियंस पर्सोना क्रिएट करना। अगर आप इस चैनल को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, या फिर आपने कोई भी मेरा पेड कोर्स भी लिया है, तो हमेशा मैं कहता हूं कि भाई कस्टमर को समझो, कस्टमर को समझो। तो इसके अंदर भी सबसे पहला स्टेप है कस्टमर को समझना, ऑडियंस पर्सोना क्रिएट करना। अब ऑडियंस पर्सोना का मतलब क्या है? ऑडियंस पर्सोना का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो कौन होगा, कहाँ से आता होगा, उसकी क्या क्या चीज़ें होगी जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप करेंटली बिजनेस कर रहे हो और आप डिजिटल बिजनेस कर रहे हो, तो एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स के अंदर आपके पास में बहुत सारा डेटा आ जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हो आपके कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के आ रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारा डेटा आपको एनालिटिक्स निकाल के दे देता है। अगर आप करेंटली ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो जो कस्टमर्स आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के लोग होते हैं जो आपका प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। अगर आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको हाइपोथेसिस बनाना है कि मुझे लगता है कि मेरा आइडल कस्टमर ऐसा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको बात करनी है उसकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के बारे में। एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, एथनिसिटी क्या है, या एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इस टाइप की सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक बंदे का आइडेंटिफाई बना रहे हैं कि भाई मैं उसको कैसे ढूंढ सकता हूं। उसके बाद में हम लिख रहे हैं उसके बिहेवियरल ट्रेट्स कैसे है, कि वो कैसे प्रोडक्ट लेना पसंद करता है, क्या सोचता है वो कोई प्रोडक्ट को लेने के लिए, साइकोलॉजी क्या है उसकी, क्या वो सस्ता लेना पसंद करता है, ब्रांड कॉन्शियस है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने लिए पर्सनलाइज भी कर सकते हैं कि वो जो कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट कितना लेना पसंद करेगा, कितनी बार रिपीट कर सकता है, हमारा प्रोडक्ट के लिए वो कितना एंगेज शॉपर हो सकता है, या फिर वो हमारे प्रोडक्ट को कैसे परसीव करता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने कोर्स की बात करके चलूँ, तो मेरा कोर्स पूरा बंडल इस टाइम पे ऑलमोस्ट 20,000 का है, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो कई लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। लोग डिजिटल मार्केटिंग का रिकॉर्डेड कोर्स विद लाइव वर्कशॉप 20,000 रुपए का, और कई लोग कहेंगे तो बहुत सस्ता है। तो सिंपल सी बात, हम आइसक्रीम वाले नहीं है, हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। एक बिजनेस ओनर का काम यही है कि हमको स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बनाना है, सबके लिए नहीं बनाना है। मेरे हिसाब से अगर मैं 20,000 का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, दिस इज वेरी चीप, मुझे ऐसा लगता है। और कई लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स है, अभी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूं वो मेरी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है। अब तीसरी चीज क्या है,
उनकी नीड्स और फ्रस्ट्रेशन क्या है। और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि वो हमारा प्रोडक्ट क्यों लेना चाहते हैं, हमारा प्रोडक्ट उनकी कैसे मदद कर सकता है, मार्केट में जो अभी करेंटली प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनकी प्रॉब्लम वो सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे, उनको फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है। ठीक है, अब मान के चलते हैं आप एग्जिस्टिंगली बिजनेस कर रहे हो, लोग आपसे बात करते हैं तो आपके पास में डेटा आ जाता है, ऑफलाइन हो तो आराम से हो जाता है। पर बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके पास में डेटा नहीं है, नया बिजनेस शुरू किया है, वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है, एनालिटिक्स में बहुत सारा डेटा नहीं आ रहा है, या फिर अभी आप नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो। तो सिंपल सी बात, चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को बोलो वी डू डैश फॉर डैश टू गेट डैश इन डैश। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बता दो बेसिकली कि आप बिजनेस क्या करते हो, हेल्प मी क्रिएट ऑडियंस पर्सोना, उसके बाद में आप ये तीनों डिटेल्स के बारे में लिख दो। ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट कर सको। आपके पास में बहुत सारे ऑडियंस पर्सोना क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो एक ले सकते हो, आइडली मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 से 4 ऑडियंस पर्सोना जरूर क्रिएट करना। तो जब भी आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चैट जीपीटी को बता रहे हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी जरूरी है कि हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस किस चीज के बारे में है, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम कितने टाइम के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, हम कितने रुपए के आसपास में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी प्रीसीड वैल्यू कितनी है, वो महंगा है सस्ता है, या फिर हमारे बिजनेस की कोई सर्विसेज का एरिया है वो, कि अगर मैं दिल्ली में ही रहता हूं और मैं ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहा हूं तो ऑफलाइन खाली दिल्ली वाले लोग ही आएंगे, बाहर वाले लोग शायद नहीं आएंगे। हाँ, मैं यूट्यूबर हूं, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं तो शायद आ जाएंगे, बट अगर मैं नॉर्मल बिजनेस ओनर हूं तो बाहर के लोगों को मुझे खींचने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा और वो वायबल नहीं है। तो चैट जीपीटी को मेरे को ये भी बताना है कि भाई मैं ये करता हूँ इस लोकेलिटी के अंदर और इतने टाइम के अंदर हम ये चीज़ ऑफर करते हैं और ये प्राइसिंग है। उसके बाद में आप कहो प्लीज हेल्प मी क्रिएट दिस और पूरा प्रॉम्प्ट डाल दो। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो को पॉज करो, जो आपके पास पेपर है बैठो और उस पर ऑडियंस पर्सोना बनाओ। चैट जीपीटी पे भी जा सकते हो, वहां से आप बना के डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी मार लेना, पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी मार लेना और अपना ऑडियंस पर्सोना बना लो। A few moments later. सेकंड स्टेप, आपको अपनी ऑडियंस के टच पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब टच पॉइंट्स क्या मतलब हो रहा है, हम हाथ नहीं लगा रहे अपने कस्टमर को, कस्टमर हमसे कैसे इंटरेक्ट करता है, कहाँ पे करता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हो सकता है कि आप मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखते हो और आपने ये वाली वीडियो भी देख ली और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जहाँ पे मैं इतने रुपए की ये सर्विस दे रहा हूँ। अब आपको वो पता लग गया, अब क्या होगा, आपने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, आपने मेरी वेबसाइट चले गए, आपने कुछ कर लिया। या फिर ये भी हो सकता था कि आप मेरे कस्टमर थे ही नहीं, आज तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, पहले आपने इस वाली वीडियो के ऊपर लैंड किया, आपको पता लगा, आपने शायद मेरे वेबसाइट पे क्लिक नहीं किया, आप 1-2 वीडियोस और देखोगे फिर वेबसाइट पे क्लिक करोगे। या फिर हो सकता है कि आप ये वीडियो देखोगे, पहली बार आप वीडियो देख रहे हो पर आपको मेरे पर ट्रस्ट हो गया और मेरी सीधा वेबसाइट पे क्लिक कर दो। तो बहुत सारी जर्नीज हो सकती है ना कस्टमर की। तो यहाँ पे हम क्या बात करके चल रहे हैं, हम 3 स्टेजेस के अंदर कस्टमर्स को बांट रहे हैं। सबसे पहले क्या है, प्री परचेज, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो हमसे कहाँ टच करता है, सिर्फ ये लिखना है आपको, इंटरेक्शन कहाँ करता है। अगर मेरे से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या करता होगा, सोशल मीडिया पे मेरा कंटेंट दिखता होगा, ये वाले चैनल पे वीडियो देखता होगा, लपास वॉइस पे देखता होगा, हमारी वेबसाइट को गूगल से सर्च मार के आ जाता होगा, लोकल एसईओ से आ जाता होगा, या फिर कोई शायद रिकमेंड कर देता होगा हमको, डायरेक्ट लिंक उसको व्हाट्सएप कर देता होगा, भाई यहाँ से ले ले। ये सारी चीज़ हो सकती है। सेकेंड, परचेज। अब कस्टमर जब खरीद रहा है तो वो कहाँ से खरीद रहा है, हम डिजिटली काम कर रहे हैं तो डिजिटली हमारी वेबसाइट होगी, हमारा पेमेंट गेटवे होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आ रही है। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन के अंदर हो सकता है कि आप सामने बंदे से बात करते हो, आपका सेल्समैन होगा, या फिर आपकी वो उसके बाद में वो मशीन जो होती है स्वाइप वाली वो हो सकती है, आपका QR कोड हो सकता है। अगर मैं अपनी ऑफलाइन की बात करके चलूँ तो हो सकता है कि हमारी सेल्स टीम भी इसका एक पार्ट हो सकती है जो परचेज जर्नी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो बेसिकली एक कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करवाने के लिए, अभी वो बंदा इंटरेस्टेड हो चुका है, लेने के लिए एकदम तैयार है और वो पैसा देना चाहता है, अब वो किसको पैसा देगा, वो लास्ट कन्वर्जन कौन देख रहा है, वो हम देख रहे हैं परचेज के अंदर। अब थर्ड फेज है पोस्ट परचेज, कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया है, अब उसका क्या होगा। हो सकता है उसके पास में एक मेल जाए, थैंक यू फॉर बाइंग दिस कोर्स, ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो सकता है उसके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाए, हो सकता है हमारी टीम उसको डायरेक्टली कॉल कर ले, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा हाइपोथेटिकल हो गया। आपके लिए क्या होता है, कोई परचेज करता है या आपकी ऑफलाइन दुकान है, कोई कस्टमर आता है परचेज करता है, उसको प्रोडक्ट पकड़ाते हो और कहता है निकल, और कुछ करते हो क्या आप उनको एनिवर्सरी पे विश करते हो, बर्थडे पे विश करते हो,
करते हो तो वो भी एक पार्ट है आफ्टर सेल्स का, या फिर कन्वर्जन होने के बाद में आप उनको कुछ गिफ्ट दे दो तो ऐसे एडिशनल बिना बताए ऐसे ये लो आप मेरी तरफ से। तो जो भी आप कर रहे हो वो आपको लिखना है। इसके अंदर मैं आपको कहूंगा चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हो, एग्जिस्टिंग कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई टाइम लगाओ, वीडियो पॉज करो, सोचो। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं कि भाई कस्टमर खरीदने से पहले कहाँ पे आ रहा है, खरीदते वक्त कहाँ पे आ रहा है और खरीदने के बाद उसके साथ कहाँ हो रहा है। तो उसके टच पॉइंट्स आपको देखने हैं, वो कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ टच ये नहीं करना है, इंग्लिश का वर्ड है तो कई लोग सोच जाते हैं टच पॉइंट मतलब कहाँ कहाँ पे उसका एक्यूप्रेशर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहां पे हम क्या करते हैं, कस्टमर का जर्नी मैप बनाते हैं। अभी तक हमने क्या किया, उसके टच पॉइंट्स निकाल दिए, तो बहुत सारे टच पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब उन सारे टच पॉइंट को जोड़ के एक जर्नी मैप बनाएंगे। एक हाइपोथेटिकल मैप है कि हमको लगता है कस्टमर आता है, फिर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इसके अंदर ये भी हो सकता है, इसके अंदर ये भी हो सकता है। बेसिकली एक डायग्राम बना रहे हो। अब यहां पे मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे देता हूं, ताकि हमेशा हर चीज हवा में तुक्का नहीं मारना ना। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे तो चीजें आसान रहेगी। अब किसी भी सेल्स फनल की बात करके चले, कभी भी किसी को हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके लिए हम एक फनल बनाते हैं। अब उस फनल के ना 4 स्टेजेस होती है। तो मान के चल रहा हूं कस्टमर का जो मैप है ना उसकी भी 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहला फेज है अवेयरनेस फेज, जहां पर उसको हमारे बारे में नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं जानता हमारे बारे में, और वो हमारे बारे में जान रहा है। तो आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स क्या कर रहे हो, वो सारी की चीजें यहां पे कंसिडर होकर आ रही है। उसके बाद कंसिडरेशन फेज, जब कस्टमर ने मन बना लिया है कि हाँ मैं यहां से प्रोडक्ट लूंगा, ये चीज मेरे लिए सही है। बेसिकली आप कह सकते हो ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से कस्टमर पुश हो रहा है परचेज करने के लिए। थर्ड आता है परचेज। अब कस्टमर खरीद रहा है तो वो क्या क्या स्टेप्स करता है खरीदने के लिए। बेसिकली हम सिर्फ स्टेप्स लिख रहे हैं, हमको अभी कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इंडिविजुअल स्टेज का एक प्रोसेस बना रहे हैं कि क्या होगा, कस्टमर से अवेयरनेस कैसे होगी, परचेज स्टेप क्या होगा। ये एसओपी है। लॉजिकली आपने बहुत बार सुना होगा एसओपीज। एक बिजनेस एफिशिएंट तभी होता है जब उसके सिस्टम्स अलाइंड होते हैं, सारे सिस्टम्स तैयार होते हैं। तो हम बेसिकली अपने सिस्टम्स ही तो बना रहे हैं। लास्ट स्टेज परचेज के बाद में पोस्ट परचेज। अब क्या होता है कस्टमर के साथ में, स्टेप्स क्या होते हैं, खरीदने के बाद में हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। अब सिंपल सी बात, आपको मैंने 4 स्टेजेस दे दी है। यूज चैट जीपीटी, यूज अपना दिमाग, यूज इंटरनेट, और देखो आप इसको और कैसे एफिशिएंट बना सकते हो। अभी आप करेंटली जो बिजनेस कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो मान के चलो उसमें बहुत सारे गैप्स है, बहुत सारी चीजें जो आप गलत कर रहे हो। अब सोचो कि कस्टमर की जर्नी को इंप्रूव करने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हो। सोचो, चैट जीपीटी जाओ, उसको प्रॉम्प्ट डालो और उसको बोलो कि भाई मेरे को ये सारे के आइडियाज दे, मैं क्या क्या कर सकता हूं अपने कस्टमर जर्नी को इंप्रूव करने के लिए करंट स्टेज के अंदर। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपके पास में बहुत सारा डेटा आ गया, आपको पता लग गया है कस्टमर कहां से आपके पास में आ रहा है हर फेज के अंदर। अब एक मैप बनाओ, एक चार्ट बनाओ। कस्टमर आया, उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस थे, अवेयरनेस फेज के अंदर कहाँ कहाँ से आ सकता है, उसके बाद में यहाँ पे कहाँ कहाँ से आ सकता है, परचेज में उसके पास में क्या क्या ऑप्शन, सारे ऑप्शंस का एक चार्ट बनाओ। वो अभी तक जितना भी आपके पास डेटा है उसको आप कलेक्ट करके एक चार्ट बना रहे हो। करेंटली आपका बिजनेस है तो आपके लिए चार्ट बनाना बहुत आसान होगा। अगर आप ये चैट जीपीटी वाला जो रास्ता मैं बता रहा हूँ वो वाला ले रहे होगे तो आपके लिए रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जिसके लिए आपको मैं कहूँगा आधे घंटे का टाइम लग सकता है। तो वीडियो को पॉज करो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। A few moments later. अब है मजे वाली चीज। अब आपको मान के चलना है ये जो भी आपने चार्ट बनाया है ये प्रॉब्लमेटिक है, बहुत वाहियात है, आपकी टीम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाली है, बहुत सारी चीजें खराब होगी। अगर कुछ भी गलत हो सकता है तो वो गलत होगा आपके साथ में, मान के चलते हैं। तो यहां पे हम 3 चीजें मान के चल रहे हैं। पेन पॉइंट्स, कस्टमर को उस प्रोसेस के अंदर पेन पॉइंट्स आ रहे हैं आपके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए। अवेयरनेस में आप सही काम नहीं कर पा रहे हो, कंसिडरेशन में नहीं कर पा रहे हो, पोस्ट परचेज में नहीं कर पा रहे हो, डैश में नहीं कर पा रहे हो, फेलियर है भाई, गंदा फेलियर। उसके बाद में उनके इमोशनल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, नहीं पसंद आया, वो आपको गालियां दे रहे हैं, वो आपको नेगेटिव रिव्यू देके जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए। उसके बाद बनाओ एक बुलेट प्रूफ प्लान। अगर कस्टमर को ये वाली प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर उसको ये वाली प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, लिस्ट डाउन। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, अगर इसको फॉलो कर लोगे दिमाग खुल जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो कभी आइडेंटिफाई नहीं किया था। अगर आप करंटली बिजनेस कर रहे हो ना, जो मैंने बोला है ना, इस चीज को एक बार कर लो, आप देख लेना आपका कस्टमर रिटेंशन कितना बढ़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ेगी, आप सोच नहीं सकते।
कई बार क्या होता है, हम बिजनेसेस कर रहे होते हैं, कंसिडरेशन स्टेज के अंदर लीकेज है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, हमारा सेल्स साफ अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना हमारा कस्टमर सबसे अच्छा, ठीक है, हमारा सेल्स स्टाफ भी सबसे अच्छा, जरूरी तो नहीं है ना, हमारा प्रोडक्ट तो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट, अगेन जरूरी नहीं है। यहाँ पे मान के चल रहा है हमारा प्रोडक्ट बहुत बेकार होता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं आती है, जितने फेलियर्स हो सकते हैं सारे फेलियर्स लिखने हैं और उसके एक लूपहोल्स को फिल करने का तरीका बनाना है कि कस्टमर को खराब प्रोडक्ट ना मिले। इसके लिए हाँ यार, हमको इंस्पेक्शन टीम होनी चाहिए, प्रोडक्ट जाने से पहले एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो मैंने चार्ट बनाया है उसके अंदर मेरे को बहुत जगहों पे बैंडेज मिल जाएगी कि भाई यहां पर मैं ये चीज कर सकता हूं, यहां पर मैं ये कर सकता हूं। अगेन ये जो स्टेप है इसके अंदर तो मैं आपको कहूंगा आपको शायद एक दिन भी लग सकता है या फिर ज्यादा टाइम भी लग सकता है, ये डिपेंड करेगा आपको कितना बिजनेस इनसाइट है आपके स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये कंसल्टेंट्स यूज करते हैं ये सारी टेक्निक्स, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले कुछ महीने में जो कंसल्टेंट लेवल ज्ञान है ना, जो शायद नॉर्मल बिजनेस ओनर तक नहीं पहुंच पाया, उसको फ्री में यूट्यूब पे एक्सेसिबल करा पाऊं सभी के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो बैंडेज लगा के नया चार्ट बनाया है, अब सोच के चलो कि कस्टमर का वो डिजायर्ड चार्ट है, क्या उसके अंदर कोई कमी पेशी है, कस्टमर के लिए फुल प्रूफ प्लान है या फिर नहीं है। अगर वो फुल प्रूफ है तो उसको फेयर कर दो फिर से। अब सारे प्रोसेस को फिर से देखो और देखो उसमें कहां कहां गैप्स रह रहे हैं। आपने बैंडेज तो लगा दी है कि प्रोडक्ट भेजने से पहले इंस्पेक्शन होगा, पर कौन करेगा इंस्पेक्शन, कैसे होगी इंस्पेक्शन, वो सारी चीजों को नोट डाउन करो और वहां पे भी एक और चार्ट बनाने की कोशिश करो कि कैसे होगा। ये जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूं ना, ये चार्ट आपके बिजनेस के लिए लिखना है। आप ये लिख सकते हो कि राजू यहां पर कॉल पे बात करेगा, राजू इसको कॉल करके कहेगा कि माल भेज दो, बंटी को कॉल करके गाड़ी में माल लोड करा देगा। ये जो देखो सिंपल सी बात पता क्या है, ये जो टेक्निकल चीजें बनाई गई है ना, ये नॉर्मल बिजनेसमैन को रोकने के लिए बनाई गई है ताकि वो वहां तक पहुंच ना पाए। मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप उसको ना देसी लैंग्वेज में यूज कर पाओ, हर एक बिजनेसमैन उसको यूज कर पाए। तो फेयर करने के बाद में एक चेकलिस्ट बनानी है, आपको देखना है कि जो आपका प्रोसेस है वो क्या स्ट्रीमलाइंड है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, क्या आपने सारे टच पॉइंट्स को कंसिडर किया है इस प्रोसेस के अंदर। कई बार क्या होता है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो हम कई टच पॉइंट्स को मिस कर देते हैं, तो क्या हमने सारे टच पॉइंट्स को कंसिडर किया है या फिर नहीं किया, क्रॉस चेक इट। और क्या ये पूरा पूरा जो चार्ट बनाया है हमने, जो भी चीज बनाई है, ये क्या हमारे कस्टमर का ट्रस्ट लेवल इंप्रूव करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, बस ये छोटी सी 3 चेकलिस्ट करनी है, अगर हो गया है तो आप आगे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करके चले तो अब क्या है, अब हम पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ ऑन पेपर काम किया है, अभी हमने सिर्फ दिमाग से बनाया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा उसको डिटेल में लेके जाते हैं। यहाँ पे हमको अपने इनिशिएटिव्स को अलग से डिफाइन करना है, कौन उसको करेगा, कितने टाइम के अंदर वो होने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि प्रोडक्ट को देने से पहले प्रोडक्ट को हमको चेक करवाना है इंस्पेक्शन टीम से, तो कौन करेगा और कितने टाइम के अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए। हम कई बार ना बहुत सारी चीजें ऑन पेपर बना लेते हैं बट वो चीजें नहीं एग्जीक्यूट हो पाती, और वो एग्जीक्यूट होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो आपको रियलिस्टिक डेडलाइंस बनानी है कि भाई ये चीज़ इतने टाइम में हो जानी चाहिए। आपको रियलिस्टिक टीम को टास्क असाइन करना है। ये नहीं है ना कि भाई रोज के 500 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 1000 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये रोहन नाम का लड़का यही सारे रिव्यू करके जाएगा। क्या वो 1000 प्रोडक्ट्स को ढंग से रिव्यू कर भी पाएगा एक दिन के अंदर या फिर नहीं। हमको वो भी प्रैक्टिकली सोच के चलना है, क्योंकि अगर उसने रिव्यू नहीं किया तो आपका जितना आपने जो चार्ट वार्ट बनाया ना सब खराब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको पता लगा कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए हमको एक 1 क्लिक चेकआउट बनाना है। बंदा का जो चेकआउट प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, हम चाहते हैं सीधा वो क्लिक करे और सीधा परचेज पे आ जाए, अकाउंट डिटेल भरे और पैसे आ गए। अब ये हमारा टारगेट है। डेडलाइन क्या है, कितने टाइम में हमको ये बना लेना है प्रोडक्ट, 2 महीने में बना लेना है, तो हमने डेडलाइन भी सेट कर ली। अब कौन कौन इसके ऊपर एसोसिएट होने वाला है, शायद यूआई टीम होने वाली है, डेवलपमेंट टीम होने वाली है, प्रोडक्ट मैनेजर होने वाला है, जो जो होने वाला है उनकी लिस्ट बना ली, उनका नाम भी लिख लिए। बस सिंपल सा लॉजिक ये है। हमने ऑन पेपर बहुत सारी बैंडेजेस बना दी है, बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उस बैंडेजेस को थोड़ा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हमारा एक्शन प्लान अच्छे तरीके से बन पाए। अब फाइनल स्टेप है भाई उसको एग्जीक्यूट करना। उसके लिए हमको क्या करना है, अपनी सारी टीम्स को बुलाना है, उनको बताना है कि हमारा कस्टमर जर्नी में आप कैसे रहने वाला है, हम कैसे काम करेंगे। बेसिकली आइडियली
अगर मैं बात करके चलूँ तो हमारी पूरी टीम, हर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए इस मीटिंग के अंदर। हर एक डिपार्टमेंट को समझाना है पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को सारी बैंडेजेस के बारे में समझाना है कि क्या चीज़ रहेगी, क्या प्रोसेस है, कितना टैट है, किस तरीके से सब कुछ किया जाएगा। अगर ट्रेनिंग नेसेसरी है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। क्या हम अपने बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? एक्सटर्नल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको पता लगे कि भाई आप अपने सेल्समैन को ट्रेन करा के उसका लेवल यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सेल कर पाएगा। आपने कह तो दिया इसकी सेल्स इंप्रूव करनी है जी, कैसे करनी है? ट्रेनिंग से करनी है। तो ट्रेनिंग भी लिखनी है और ट्रेनिंग भी देनी है, और उसके बाद में फिर हमको मॉनिटर करना है कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, एग्जीक्यूट तो हो गया, काम शुरू हो चुका है, लाइव हो चुका है। अब हम मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है। ये जो हमने प्रोसेस देखा है ना, अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब हम उस लूप होल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है, और उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, ऑफलाइन अगर आप कर रहे हो तो आपको मैनेजर्स के थ्रू इसको लूप होल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आगे मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप कस्टमर से फीडबैक्स ले सकते हो। बट एक तरीका और है, वो है अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट कर रहे हो तो मैं कहूँगा एनालिटिक्स ढंग से इंटीग्रेट करो पूरे पूरे फनल के अंदर। अगर मैं बात करके चलूँ इस वीडियो की, अगर इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने कोर्स का लिंक डाल रहा हूँ ना, तो आप देखोगे कोर्स के आगे ये मैंने यूटीएम क्वेश्चन मार्क डाल रखा है, तो वो यूटीएम लिंक है। तो अगर किसी ने उस लिंक से क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी हुई ना, तो मुझे पता लग जाएगा ये जो टच पॉइंट है इसकी जर्नी ये है। कस्टमर ने लिया, नहीं लिया, हमारा पर्सनल टेस्ट दिया, हमारी वेबसाइट विजिट करी, कार्ड दी, कॉल किया, कुछ भी किया, उसने जो भी किया ना वो सारा का सारा मैं मॉनिटर कर पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो डिजिटली मुझे लगता है कि ये मॉनिटर करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। और इसका बेस्ट तरीका बताता हूं, केपीआई सेट कर लो। केपीआई सेट करने का मतलब है ऐसे पैरामीटर्स जो आपको बताएंगे कि आप सही जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, हमने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पर्सनल टेस्ट बनाया। अब पर्सनल टेस्ट अगर कोई कंप्लीट करता है तो मेरे पास में एक इवेंट आ जाता है कि भाई एक बंदे ने पर्सनल टेस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने इस वीडियो के अंदर लिंक डाला, मैंने इसमें पर्सनल टेस्ट का ढंग से जिक्र नहीं किया, अभी किया है इस स्लाइड पे, तो यहाँ तक बहुत सारे कम लोग आए होंगे, जो लोग आए होंगे बहुत सीरियस हो गए। पर जिन लोगों ने वो टेस्ट दिया मेरे पास पता लग जाएगा कि भाई इस वीडियो से लोग आए थे और इतने पर्सनल टेस्ट हो गए। सिमिलरली मैं कोई और वीडियो बना के देखूंगा, उसमें पर्सनल टेस्ट को मार्केट करके देखूंगा, वहां पे भी मॉनिटर करके देखूंगा कितने टेस्ट हो गए। तो मेरा केपीआई हो गया कि भाई मैं देखता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितना पर्सनल टेस्ट होता है। या फिर मेरा केपीआई हो सकता है रेवेन्यू। सिंपल सा मैथ्स है कि मैं एक वीडियो बना के कितने कोर्सेज बेच सकता हूं। अभी मैंने सुपर टेक्निकल कंटेंट बनाया है ये वाला, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने बात ही नहीं करी है, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूं। ऑल दो उसमें बिजनेस कंटेंट भी होगा, स्ट्रैटेजिक कंटेंट भी मिलेगा, बट कितने कन्वर्जन आएंगे, लेट्स मॉनिटर। तो मैं बेसिकली हमेशा से डेटा सेंट्रिक बंदा रहा हूं। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करी है, तो हमेशा मेरे को लगता है सब कुछ डेटा ड्रिवन अप्रोच होती है। तो अगर आप डिजिटली काम कर रहे हो तो अगर आप एनालिटिक्स को ढंग से पूरे स्टेप के अंदर इंटीग्रेट कर दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। वेबसाइट पे कौन कहां से जा रहा है, कहां से नहीं जा रहा, बहुत मजा आता है। क्योंकि मान के चलो जो भी आप कर रहे हो ना, जितना भी आपने ऑन पेपर प्लानिंग करी है उसमें भी लूप होल्स होंगे। जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, डेटा के ऊपर मेजर नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि कहां पे लूप होल है, कहां पे लीकेजेस है। अगर आपको पता लग जाता है कि आज का मान के चलते एक ऑफलाइन दुकान है, कपड़े बेच रही है, तो कपड़े बेचने वाली दुकान में एक केपीआई है फुटफॉल। तो मुझे पता लगा अगर मैं ये मार्केटिंग करता हूं तो फुटफॉल कितना बढ़ता है, ये करता हूं तो कितना होता है, ये करता हूं तो कितना होता है। तो मेरा केपीआई डिसाइड हो गया कि भाई अवेयरनेस के लिए, जो फुटफॉल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है। अब जो मेरा सेल्समैन है वही कंसिडर करवा रहा है, वही परचेस करा रहा है। अब मैं कहूँगा कंसिडर के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी है कि आपके पास में प्रोडक्ट की वैरायटी क्या है, आपका इंटीरियर कैसा है, पर मान के चलते हैं अभी के टाइम पे सेल्समैन ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैंने सेल्समैन की जो कस्टमर पर सेल होती है उसको एक केपीआई बना दिया, जिससे मुझे पता लग गया कि ये एवरेज कस्टमर से कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। अब जैसे कि मेरे पास में 5 सेल्समैन है, उसमें से 2 का कस्टमर रेवेन्यू पर सेल्समैन बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा जब ढंग के बंदे आए तो मैं उन्हीं को ऑफर करूं। जब मुझे लगे कोई टाइम पास वाले लोग आ रहे हैं, विजिट करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं दूसरों के पास भेज दूं। जैसी लगे कि भाई ये सीरियस है तो आइडेंटिफाई करने के बाद टॉप सेल्समैन के पास भेज दूं। बहुत सारे लोग ना इसको आइडेंटिफाई नहीं करते। तो अभी मैं जर्नी की जो बात कर रहा हूँ ना, इससे आपके पास में ये वाले केपीआईज भी आने शुरू हो जाएंगे कि कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं। अब मॉनिटरिंग की बात करके चल रहा हूँ तो कुछ टूल्स के बारे में बता देता हूँ जिसकी वजह से आप बेटर मॉनिटरिंग कर सकते हो
एनालिटिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, एनालिटिक्स अच्छी कोई चीज़ नहीं है अगर आप डिजिटली काम कर रहे हो तो। अगर हम ऑफलाइन की बात करके चले तो सर्वेज होते हैं। अगर आप कोई 5 स्टार होटल के अंदर जाते हो, वहाँ पे खाना खाते हो, लंच वंच करते हो, तो आपको आ जाता है पूछने के लिए, सर कैसा रहा, सब कुछ सही था? वो एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं आपसे। कई बार आपने होटल्स के अंदर भी देखा होगा, आपको वो दिया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चेकआउट के टाइम पे भी कई बार आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, तो एक्सपीरियंस लिया जा रहा है। तो कितने लोग अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से एक्सपीरियंस लेते हैं? आप रिव्यू के फॉर्म में भी ले सकते हो, जरूरी थोड़ा ना कि पेपर पे लिखवाना है। आप उनको गूगल माई बिजनेस का लिंक दो, अपने गूगल रिव्यू का दो, उसको कहो यहाँ पे रिव्यू डाल दो। पेपर पे लेने से आपके पास में वो डेटा कलेक्ट होता है, और अगर आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर लेते हो तो वहाँ पर वो जो डेटा आता है वो दुनिया को भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से ट्रस्ट आपका और गेन होता है। मैं कहूँगा जिसकी वजह से कंसिडरेशन लेवल वाला जो चीज़ है, जो जिसकी वजह से परचेज ज़्यादा होने वाली है, वो इंप्रूव होता है। तो यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते हैं ना। एक तो सर्वे कर सकते हो, बेसिक सा सर्वे कि भाई आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, बस यस और नो। 10 बंदों से 50 बंदे आए, सबसे ये बात पूछी, आपके पास में एक परसेंटेज वाला सीन आ गया। आप रिव्यूज ले सकते हो इंडिविजुअल लोगों से, या फिर आप डायरेक्टली फीडबैक ले सकते हो। डायरेक्टली ओनर चला गया पूछने के लिए कि सर कैसा रहा, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक और टच पॉइंट मिल जाएगा और आपके पास में और बहुत सारा डेटा आने लग जाएगा। एक तरीका और होता है, नॉर्मली ये हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए, एंटरप्राइज लेवल की जो कंपनीज होती है वो उसको यूज करती है, जहां पर कस्टमर का इंटरव्यू किया जाता है, कस्टमर से बकायदा बात करी जाती है। बहुत सारी स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ भी मैंने सुना है, वो क्या करते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं डायरेक्टली कि हाय आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, आपने हमारा प्रोडक्ट लिया था, थैंक यू फॉर परचेजिंग। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको प्रोडक्ट लिए हुए 7-8 दिन हो गए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग सही थी, सही डिलीवर हुआ आपको? तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमने मैप में पॉइंट्स बनाया ना, हम वो सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको डिलीवर सही हुआ था, पैकेजिंग सही थी, आपने प्रोडक्ट को जब यूज़ किया तो आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या प्रोडक्ट लेने के बाद में आपको हमारी टीम से कोई कंफर्मेशन आया या कोई भी कॉल आया कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये डायरेक्ट मुझे लगता है हाई टिकट होता है, हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए किया जाता है। या फिर जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हो मार्केट के अंदर, जहां पर कस्टमर फीडबैक का डेटा बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपके पास में 100-150 कस्टमर्स ही है, तो यहां पर आप कॉल करके और ज़्यादा डेटा लेने की कोशिश करते हो। एक तरीका और है एम्पैथी मैपिंग, जिसको हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल के अंदर लेके जाएंगे। पर मान के चलो यहां पर 3 क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं कि कस्टमर हर चीज के बारे में कैसा सोच रहा है, कि भाई ये वाला एक्सपीरियंस सही था या फिर नहीं था, उसकी वजह से उसके क्या इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जिसकी वजह से उसका क्या परसेप्शन बना है आपको लेके। बस ये 3 चीजों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो अपने आप से, या फिर एक समझने की कोशिश कर सकते हो जिस तरीके से आपकी कंपनी चल रही है, कि ये 3 प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ये ऑन पेपर भी हो सकता है, ये सर्वेस के अंदर भी हो सकता है, ये पर्सनल इंटरव्यूज के अंदर भी हो सकता है। अब सिंपल सी एक बात बता दूं कि भाई आप सोच रहे हो कि इंडिविजुअली आपने पेपर पे सब कुछ बना लिया, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। कंपनीज ना टुकड़ों में काम करती है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग होता है, डैश अलग होता है, डैश अलग होता है, और वो लोग आपस में बात नहीं करते। तो हमेशा क्रॉस फंक्शनल मीटिंग्स होनी चाहिए, जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज अलग अलग मिले, सबको पता लगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हम कर रहे हैं वीकली बेसिस के ऊपर, ओवरऑल क्रॉस फंक्शनल मंथली में एक बार कर लेते हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है, हम सबके सब इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है, आप बड़ी जब कंपनी बना लेते हो, ये नॉर्मली, ये जो अभी जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये रिलेटिवली कंपनी बड़ी हो चुकी है, तो सेल्स टीम की प्रॉब्लम्स आ रही है, बट जो प्रोडक्ट टीम है उसकी अलग से प्रॉब्लम है। तो सेल्स टीम कह रही है प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, और प्रोडक्ट टीम को वो बोलती है, प्रोडक्ट टीम्स में ढंग से वो हो नहीं पाता, या प्रोडक्ट टीम करने की कोशिश करती है, पीछे फाइनेंस टीम से पैसा नहीं आता है। तो जब सबको इकट्ठा बिठाते हो ना, सब लड़ते हैं। लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, पर आपको सबसे इनपुट मिलता है, फिर आपको पता लगता है कि भाई इन सब की बात सुन के कैसे प्रॉब्लम को एक्चुअली रिजॉल्व किया जा सकता है। कई बार आप अपनी कंपनी में एक्सपीरियंस करोगे, भाई आपके एम्प्लॉयज चेंज नहीं होना चाहते, आपने कहा कि भाई इस तरीके से प्रोसेस होगा, मैंने नया प्रोसेस बनाया इस तरीके, नहीं सर आपको कुछ नहीं पता, ऐसे ही चलता है। अरे भाई 1-2 वीडियो देख लिए इन्होंने, इंटरनेट से कुछ निकाल दिया है, फालतू को हमारे प्रोसेस खराब कर रहे हैं। तो ऐसा होगा, ये मान के चलो। तो आपको उसको भी टैकल करना है। अगर आप नई कंपनी हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास में डेटा पॉइंट्स नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आप ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आपको मैप को किस तरीके से बनाना है। तो अगर डेटा पॉइंट्स नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट कॉल्स करो, डायरेक्टली कस्टमर का इंटरव्यू लो, जहाँ से आपके पास में अच्छे खासा डेटा पॉइंट आएगा, जो कि रिलायबल होगा। हमेशा जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं ना, वो ओपन एंडेड पूछने हैं। आपको कैसा लगता है,
आपको हमारा खाना कैसा लगा, क्या आप आओगे, क्या आप ये करोगे, ये ऐसा था, मतलब उसको आगे जवाब देना दो, यस नो पे मत बांध देना। खाना अच्छा था या नहीं था ऐसा ही नहीं पूछना है, खाना कैसा लगा, एम्बियंस कैसा लगा, डिस्कस करने दो, उसको बोलने दो। अगर हो सके तो उसको रिकॉर्ड कर लो, कस्टमर से पूछ के। ये नहीं है कि सीक्रेट स्पाई कैम लगा के काम कर रहे हो, बट कस्टमर से पूछ के भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड का फायदा क्या होता है, बाइसनेस नहीं रहती। कई बार क्या होता है, हम बंदे की बात तो सुन रहे होते हैं, या फिर आप स्केल पे जब ये काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है ना कि आप ही अकेले कॉल कर रहे होगे, आपके 3 को फाउंडर्स है, सबके सब कॉल कर रहे हैं। अब हर एक बंदे का बायसनेस होता है, कुछ बातें सुनते हैं, कुछ बात नहीं सुनते, उस बायसनेस के अराउंड वो चीज़ें फिगर आउट कर लेगा। तो अगर आप रिकॉर्ड करते हो ना, तो रिकॉर्ड से आप अनबायसली फिर से चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। अब कैसे चेक करें कि भाई हमने जो मैप बनाया है वो सही है या फिर नहीं है? कोई ना कोई केपीआई तो हो जिससे हम चेक कर पाए कि सारी चीजें सही जा रही है या फिर नहीं जा रही है। सबसे पहली चीज होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर। जो भी आपके कस्टमर है, जिन्होंने प्रोडक्ट ले लिया है, आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई आपको कैसा लगा। और ये पॉइंटर्स हो सकते हैं, 5 पॉइंटर्स हो सकते हैं, 10 पॉइंटर्स हो सकते हैं। 10 में से रेट करो कि आपको कैसा लगा, 5 में से रेट करो आपको कैसा लगा। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि भाई आप इंप्रूव हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे हो। सैस कंपनियों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नेट प्रमोटर स्कोर, एनपीएस कहा जाता है इसको। एनपीएस बेसिकली क्या होता है, यहां पर हम कस्टमर से पूछते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट आगे रिकमेंड करना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे। आपने तो प्रोडक्ट ले लिया है, आप आगे रिकमेंड करना पसंद करोगे या फिर नहीं, मतलब आप अपना ट्रांसफर करोगे ट्रस्ट को या फिर नहीं। दिस मीन्स अगर कर रहे हो तो मतलब आपको बहुत मजा आया होगा। कस्टमर ना आपके मुंह पे कई बार बोल देगा हाँ अच्छा है यार, ठीक है, अच्छा, गुड गुड गुड, बट क्या वो रिकमेंड कर रहा है? तो कंपनीज के लिए एनपीएस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। खासकर अगर मैं सैस कंपनीज की बात करके चलूं, सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करके चलूं, तो अपने कस्टमर का रिटेंशन रिपोर्ट चेक करो। कस्टमर पहले कितना रिटेन होता था और अब कितना होता है। मतलब कस्टमर नॉर्मली मेरे पास में आता था और वो 6 महीने तक मेरे पास में आता रहता था, बट अभी जो मैंने चेंजेस करे उसकी वजह से 8 महीने तक आने लग गया है। दिस मीन्स इंप्रूवमेंट आई है। कम हुआ है तो मतलब कुछ कांड किया हमने, कहीं ना कहीं कुछ लीकेजेस हो रही है। क्या आपका रेवेन्यू या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है या फिर नहीं दिखाई दी है? अगर आप सारी चीज़ों को ढंग से फॉलो करोगे ना, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ रहा है और आपने बना लिया, कई बार ऐसा होगा, ये केस स्टडीज है बहुत सारी, कि लोगों ने एक अच्छे तरीके से कस्टमर जर्नी मैप बनाया, सब कुछ रिसर्च करके सब कुछ लाइव किया, बट एक्चुअली उनका बिजनेस खराब होना शुरू हो गया। इसका रीज़न ये नहीं है कि वो प्रोसेस खराब था, इसका रीज़न ये है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। आपने सेल्स टीम को कह तो दिया ये करो, वो नहीं कर रहे। अब आपने पीछे वाली चीज अच्छी कर दी है, आगे वाली चीज अच्छी कर दी है, बीच वाली चीज बहुत ज्यादा खराब हो गई, इस चक्कर में चीजें खराब हो गई है। मान के चलो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो जहां पर खाना ना बहुत बढ़िया है, आपने 4 डिशेस मंगाई, 3 डिशेस वेरी गुड थी, बहुत अच्छी थी, और एक बहुत ज्यादा बेकार थी, मतलब आपको थूकना पड़ गया, इतना गंदा था। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? 3 चीजें अच्छी थी, एक चीज खराब थी, अब आगे नहीं जाओगे, आपका यार इसकी चीजें खराब होती है। वो तो ठीक है, आप 3 चीजों को भूल जाओगे जो अच्छी थी, ये रियलिटी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीटिंग्स करनी बहुत जरूरी है और केपीआईज बनाने बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिया सेंट्रिक बात करके चले, तो इंडिया का कस्टमर वैल्यू सेंट्रिक है। जितना रुपए लगा रहा है उसको रिटर्न चाहिए अपनी वैल्यू के ऊपर। तो आपको देखना है क्या कस्टमर को आप वैल्यू डिलीवर कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे, मतलब वैल्यू फॉर मनी। जितना उसने पैसा दिया उसको लग रहा है कि भाई मैंने लूट लिया या फिर नहीं। क्या आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? आज के टाइम पे अवेयरनेस फेज के अंदर अगर आपको ग्रो करना है तो आपको डिजिटली ग्रो करना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करना पड़ेगा, मान के चलो। तो क्या आप सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव हो या फिर नहीं हो? यहीं पे मैं बोलूंगा, क्या आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो फिर नहीं बना रहे हो? आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी ड्रिवन ब्रांड्स बनेंगे और ज्यादा इंडिया के अंदर। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं इंडिया में बनते हुए दिखाई देंगे, जहां पर क्रिएटर्स प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्टअप ओनर्स क्रिएटर भी बनेंगे। पिछले कुछ टाइम से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो फाउंडर्स है, जिनके पास में बहुत पैसा है, वो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं। नॉर्मल बंदे को लगता है यार इसके पास इतना पैसा है, वीडियो क्यों बना रहा है, पागल आदमी है। अरे पैसा नहीं होगा, वो झूठ बोल रहा है पैसे के लिए। आप नहीं समझ रहे, वो पर्सनल ब्रांड बन रहा है। कल को जो उसको प्रोडक्ट बेचना होगा ना, तो आप उसको प्रोडक्ट बेचने में मदद करने वाले हो। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया कस्टमर इनोवेशन मांगता है। कुछ नया करके दिखा दो, बस कस्टमर भागा भागा आएगा आपके पास। तो इनोवेशन करने की कोशिश करो, जिससे कस्टमर और ज़्यादा आपकी तरफ आएंगे। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा।
उम्मीद करता हूँ अपने 1 गो मैंने देखी होगी, इसको पॉज़ कर करके जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं वो सारे के सारे सॉल्व करे होंगे, जिसकी वजह से आपका लेवल अप हुआ होगा। मैंने कुछ-कुछ प्रॉम्प्ट्स भी दे दिए आपको ताकि आपका काम आसान हो जाए, आपको चीज़ें रिलेटिवली बेटर हो जाए। मैंने डेमो प्रॉम्प्ट दिया है, आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से। सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, हमारे कोर्स का भी लिंक है, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मानता हूँ जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, लो टाइम है, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा ये कंटेंट, बट आप पहुंचा सकते हो ना। लिंक्डइन विंक्डइन पे शेयर कर दिया करो, बताया करो भाई अगर आपको ये सीखना है तो ये वीडियो देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बेस्ट चैनल टू वॉच अगर आप बिजनेस में नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, स्टार्टअप में जाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो। थोड़ा ऐसे ऐसे रीले वीले बना के डालो हमारे बारे में ताकि हमारे पास ऑडियंस आए, क्योंकि जो मैं कॉन्टेंट बना रहा हूँ ये ना सर्चेबल कॉन्टेंट नहीं है, कि डिमांड सेंटर नहीं है, ये कंसल्टेंट लेवल का कंटेंट है। इससे तभी चार्ज किया जाता है, सिंपल सी बात यही है ना। ये जो कंटेंट है अगर हर एक बंदे को समझाने लग जाओगे तो भाई आप पैसा कैसे कमाओगे। लिमिटेड लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है उनसे अच्छा खासा चार्ज करो, कहानी खत्म। मैं नहीं करना चाहता आपसे, तो तभी मैं फ्री लाना चाहता हूँ ताकि सब ग्रो हो। फ्यूचर के अंदर इंडिया जो नेक्स्ट लेवल पावर हाउस बनना चाहता है, मेरे को लगता है मैं भी उस पर एक छोटा सा रोल प्ले कर पाऊँ, इसलिए मैं सारा कंटेंट डिलीवर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दुआ में याद रखना, प्रेयर्स में याद रखना, सपोर्ट करते रहना।